लास्ट वीडियो में क्लास 10 साइंस में चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हमने पार्ट 2 तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने डिस्कस किए थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और हमने उसमें 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं डिस्कस की थी, जिसमें पहली अभिक्रिया थी संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 थी वियोजन अभिक्रिया, और 3 और 4 थी विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज की इस वीडियो में उसके आगे शुरू करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला टॉपिक है रासायनिक समीकरण के प्रकार। अगर बात करें रासायनिक समीकरण की, तो क्या होती है रासायनिक समीकरण? रासायनिक समीकरण होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया का लिखित रूप। अगर हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं प्रैक्टिकली, और उस अभिक्रिया को अगर हम लिख कर व्यक्त कर दें, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो लिखित रूप होता है उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे कि कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। तो ये तो एक अभिक्रिया होगी, लेकिन जब हम इसको लिखकर व्यक्त करेंगे तो इसका जो लिखित रूप होगा उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। और जब हम किसी भी अभिक्रिया को लिखते हैं तो हम 3 रूपों में लिख सकते हैं, जैसे कि पहला रूप होता है वाक्य रूप, दूसरा होता है शब्द रूप, और तीसरा रूप होता है प्रतीक रूप। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया का। तो कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया का जो लिखित रूप होगा वाक्य रूप, वो होगा कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। हम इसको एक वाक्य के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा रूप होगा शब्द रूप। शब्द रूप में हम क्या करेंगे, कार्बन ले लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस ऑक्सीजन लिखेंगे और एरो के आगे लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसका होगा शब्द रूप। और प्रतीक रूप में क्या करते हैं, इन शब्दों को प्रतीकों में बदल देते हैं। जैसे कि कार्बन का प्रतीक होता है C, ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक होता है CO2। तो हम C प्लस O2 इक्वल CO2 लिखेंगे, तो ये इसका प्रतीक रूप होगा। मतलब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को 3 अलग अलग रूपों में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। उसके जो ये लिखित रूप होते हैं उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण जो है 2 प्रकार की होती है, जिसमें से पहली होती है असंतुलित या ढांचा रासायनिक समीकरण। पहली होती है असंतुलित या ढांचा रासायनिक समीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं अनबैलेंस और स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। तो पहली जो रासायनिक समीकरण होती है वो होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण, या इसको कहते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण। तो क्या होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण? एक ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता, उस समीकरण को कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है ना? तो देख लेते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता। असंतुलित या ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाती है। एक ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है उसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। तो देख लेते हैं किस तरह से ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। असंतुलित रासायनिक समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिसमें अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है।
ठीक है ना। एक ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर नहीं होगा उसको कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब बात कर लेते हैं अभिकारक और उत्पाद की। ये अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं? तो किसी भी रासायनिक समीकरण में एरो से पहले की जो चीजें होती हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक, जबकि एरो के आगे की जो चीज लिखी होती है उसे कहते हैं उत्पाद। अभिकारक वो पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जबकि उत्पाद वो पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अभिकारक को हमेशा एरो से पहले लिखा जाता है और उत्पाद को हमेशा एरो के बाद लिखा जाता है। एरो की मीन्स तीर का निशान। तो जैसे कि ये एक रासायनिक समीकरण है, बीच में एरो का निशान है, तो एरो से पहले ये दो चीजें लिखी हैं तो ये दोनों अभिकारक हैं, जबकि एरो के बाद लिखा है ये तो ये एक उत्पाद है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर है या नहीं है। अभिकारक या उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होने के लिए उन दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी अभिकारक संख्या में अलग अलग होगा तो उसका द्रव्यमान भी अलग अलग होगा। जैसे कि यहाँ पर Mg 1 है तो यहाँ पर भी Mg 1 है, तो इसका मतलब Mg का द्रव्यमान Mg के द्रव्यमान के बराबर है। जबकि अगर बात करें O2 ऑक्सीजन की तो यहाँ पर O2 है, जबकि यहाँ पर एक ही O लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ क्योंकि दो ऑक्सीजन है ना, तो दो ऑक्सीजन का द्रव्यमान एक ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जो कि ऑक्सीजन है उसका द्रव्यमान उत्पाद में उपस्थित ऑक्सीजन के द्रव्यमान के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो ऑक्सीजन है जबकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। तो ये जो है ना एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्लियर। इसके बाद नंबर 2 है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देख लेते हैं क्या होती है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो क्या होती है संतुलित रासायनिक समीकरण? संतुलित रासायनिक समीकरण उस रासायनिक समीकरण को कहते हैं जिसमें अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। एक ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा उसको कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है ना। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। ये इसका एग्जाम्पल है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण एक ऐसी समीकरण होती है जिसमें अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। और अगर किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है तो इसका मतलब यह है कि अभिकारक और उत्पाद में दोनों साइड तत्वों की संख्या बराबर बराबर होनी चाहिए। तो देख लेते हैं बराबर है या नहीं है। यहाँ पर C जो है कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, तो इस साइड में भी एक ही कार्बन है, मतलब अभिकारकों में एक कार्बन है तो उत्पाद में भी एक ही कार्बन है। अभिकारकों में दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी O2 लिखा है, मीन्स दो ऑक्सीजन है। तो एक कार्बन का द्रव्यमान एक कार्बन के बराबर होगा और दो ऑक्सीजन का द्रव्यमान दो ऑक्सीजन के बराबर होगा, मीन्स अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है। तो एक ऐसी समीकरण जिसमें इन दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है, असंतुलित और संतुलित। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन।
तो देख लेते हैं क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। क्यों? अभी समझ लेते हैं क्यों बराबर होना चाहिए। अभिक्रिया क्या होती है? अभिक्रिया एक परिवर्तन होता है। जब हम किसी भी पदार्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर देते हैं तो उसे कहते हैं अभिक्रिया। जैसे कि अगर हम नमक में पानी मिला दें तो फिर जो ना जो बनने वाला पदार्थ होगा वो ना तो पूरी तरह से नमक होगा ना ही पानी होगा, इन दोनों का मिश्रण होगा और पानी का टेस्ट जो है नमका हो जाएगा। जबकि पानी का जो टेस्ट होता है वो टेस्टलेस होता है, स्वादहीन होता है, और नमक नमकीन होता है जबकि नमक ठोस रहता है। जब इन दोनों चीजों को मिलाएंगे तो नमक ना तो ठोस रहेगा क्योंकि वो द्रव में मिल चुका है तो द्रव बन चुका होगा, और पानी जो है ना स्वादहीन नहीं रहेगा, अब वो नमकीन पानी हो चुका है। तो जब हम नमक को पानी में मिलाते हैं तो नमकीन जल बनता है। ठीक है, तो नमक को जब हम पानी में मिला रहे हैं तो नमक और पानी जो है अभिकारक हैं जबकि नमकीन जल जो है वो उत्पाद है। अब देख लेते हैं कि इसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या यूज हो रहा है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब अभी जो द्रव्यमान होता है ना वो ना तो कम होता है ना ही बढ़ता है, जितना हम द्रव्यमान यूज करते हैं उतना ही हमें प्राप्त होता है। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्यों होता है ये समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक गिलास में 100 ग्राम पानी है और उसमें हम 10 ग्राम नमक घोल देते हैं। तो जब हम एक गिलास पानी जिसमें जो कि 100 ग्राम है 10 ग्राम नमक घोलेंगे तो बनने वाला जो मिश्रण होगा वो कितना होगा? 110 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम जल है और 10 ग्राम नमक है। तो जितना हमने द्रव्यमान यूज किया उतना ही हमें प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान ना तो कम होता है और ना ही बढ़ता है। मतलब ना तो नया द्रव्यमान उत्पन्न होता है और ना ही पहले वाला द्रव्यमान नष्ट होता है, बस वो जो ना एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। तो इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है ना। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा, क्योंकि द्रव्यमान को मिलाने पर जितना द्रव्यमान हमें प्राप्त होगा उसका टोटल द्रव्यमान मिलाए गए द्रव्यमानों के योग के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि द्रव्यमान में ना तो कमी होनी चाहिए और ना ही वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें इन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं में, असंतुलित और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में, तो संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं जो है ना वो तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। जितना द्रव्यमान हम मिलाते हैं उतना ही द्रव्यमान हमें प्राप्त होता है। जैसे कि ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसमें एक कार्बन है और उधर भी एक कार्बन है, मीन्स कार्बन का द्रव्यमान बराबर है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें भी ऑक्सीजन का द्रव्यमान भी बराबर है। लेकिन अगर हम इस अभिक्रिया पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक मैग्नीशियम है जबकि वहां पर एक मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का द्रव्यमान बराबर है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और वहां पर एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के द्रव्यमान में जो है ना परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है। जबकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए? अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि ये जो अभिक्रिया है ना द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रही है, तो इसलिए जो ना हमें दोनों के द्रव्यमान बराबर करने पड़ेंगे। जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जो कि असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है, अभिकारकों के द्रव्यमान को उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर करते हैं तो इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है ना। तो देख लेते हैं हम किस तरह से संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरण को। रासायनिक समीकरण का संतुलन, रासायनिक समीकरण का संतुलन मतलब जो रासायनिक समीकरण होती है ना इसको हम संतुलित करेंगे। क्यों संतुलित करेंगे? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर द्रव्यमान में जो है बदलाव आ रहा है, यहाँ पर कम ज्यादा द्रव्यमान है, वहां पर कम द्रव्यमान है, तो अब हम इसको संतुलित करेंगे। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के द्रव्यमान को उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर करना कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन। ठीक है ना। किसी
रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के द्रव्यमान को बराबर करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण का संतुलन कहते हैं। जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में मीन्स रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के द्रव्यमान को उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है ना द्रव्यमानों को बराबर करने की, इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण का संतुलन। और हम रासायनिक समीकरण का संतुलन क्यों करते हैं? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण के संतुलन की विधि। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के संतुलन की विधि। तो देख लेते हैं हम किसी रासायनिक समीकरण को किस तरह से संतुलित कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो हम उसको संतुलित करेंगे। क्यों संतुलित करेंगे? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तो अगर हमारे पास जो है कोई असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है, इसलिए उसको हम संतुलित करेंगे। तो जब हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो संतुलित करने की विधि में सबसे पहले हम जो है ना उस समीकरण में दोनों अभिकारक और उत्पादों में जो तत्व उपस्थित होंगे उनको लिख लेते हैं। उसके बाद उन तत्वों की संख्या देखते हैं कि अभिकारकों में वो तत्व कितनी संख्या में है और उत्पाद में वो तत्व कितनी संख्या में है। दोनों साइड में तत्वों की संख्या लिखने के बाद फिर हम देखते हैं कि किस तत्व के द्रव्यमान में कितना कितना अंतर है। जब हम अंतर देख लेते हैं तो अंतर को देखने के बाद हम सबसे पहले उस तत्व को संतुलित करते हैं जिसमें सबसे अधिक अंतर होता है। ठीक है ना। उसके बाद जिन तत्वों में कम अंतर होता है द्रव्यमानों में, उन तत्वों को संतुलित करते हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। ये एक रासायनिक समीकरण है और इसको हमें संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड के तत्वों की संख्या लिख लेंगे। जैसे कि एरो से पहले कौन कौन से तत्व लिखे हैं, Fe लिखा है, H लिखा है और O लिखा है। यही तत्व जो है दूसरी साइड में भी लिखे हैं, Fe है, H है और क्या है, O है। इसके बाद हम इन दोनों साइड के इन तत्वों की संख्या लिखेंगे। जैसे कि इधर Fe कितने हैं, 1, जबकि इधर Fe कितने हैं, 3। यहाँ इस साइड H कितने हैं, 2, जबकि यहाँ पर H कितने हैं, यहाँ पर भी 2H हैं। यहाँ अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4। ठीक है ना। तो ये इन दोनों साइड में इन तत्वों की संख्या हो गई। तो अब अगर हम बात करें अंतर की तो यहाँ पर एक Fe है जबकि यहाँ पर 3 Fe है, तो यहाँ पर तो आ रहा है 2 का अंतर। यहाँ पर H2 है, वहां पर भी H2 है, तो यहाँ पर इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और वहां पर ऑक्सीजन 4 है, तो 1 और 4 में 3 का अंतर। ठीक है ना। तो जब हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो पहले जो है ना दोनों साइड के तत्वों की संख्या लिख लेते हैं।
फिर हम उसके बाद देखते हैं कि किस किस तत्व में कितना कितना अंतर है, और अंतर देखने के बाद हम सबसे पहले उस तत्व को संतुलित करते हैं जिसमें सबसे अधिक अंतर आ रहा है। तो सबसे अधिक अंतर किसमें आ रहा है? Fe में तो सिर्फ 2 का अंतर है, यहाँ पर एक Fe है, यहाँ पर तीन Fe है, तो 1 और 3 में 2 का अंतर है। H में जो है कोई अंतर नहीं है, दोनों साइड H बराबर है, जबकि ऑक्सीजन में इधर 1 है और इधर 4 है, तो यहाँ पर 3 का अंतर है। तो सभी तत्वों में सबसे अधिक अंतर आ रहा है ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं? 4, जबकि इस साइड कितने हैं? 1। तो जिस साइड 1 है ना, उस साइड में हम 4 बनाएंगे, क्योंकि दूसरी साइड में 4 ऑक्सीजन है। तो 1 को अगर हमें 4 बनाना है तो 4 से गुणा करनी पड़ेगी, मतलब ऑक्सीजन में 4 से गुणा करनी पड़ेगी। लेकिन इस साइड में जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर है H2O में, तो यहाँ पर हम 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 4 से गुणा करने पर ना ऑक्सीजन तो 4 हो गए हैं और उधर भी ऑक्सीजन 4 ही है। अब देख लेते हैं कि बाकी के तत्वों पर ऐसा करने से क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर Fe 1 है, उधर भी Fe 3 ही है। ऑक्सीजन अब इधर 4 हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम इसे 4 कर देंगे, और उधर भी ऑक्सीजन 4 है तो उसे भी 4 ही रहने देंगे। अब अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो देखो हाइड्रोजन कितने हो गए हैं? 2 हाइड्रोजन तो पहले से ही थे। 4 से गुणा करने के बाद 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे इस साइड में, तो यहाँ पर हो जाएंगे 8 हाइड्रोजन, जबकि वहां पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तो अब ऑक्सीजन में जो है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो दोनों साइड बराबर बराबर है, 4-4, तो ऑक्सीजन में तो 0 अंतर है। Fe का अंतर जो है अभी भी 2 ही है, लेकिन अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है और वहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो कितना अंतर हो गया? 6 का अंतर हो गया दोनों साइड में, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन तो बराबर है। अब बचे हुए तत्वों में हम उस तत्व को देखेंगे जिसमें सबसे अधिक अंतर आ रहा है। तो सबसे अधिक अंतर कितना आ रहा है? इसमें आ रहा है हाइड्रोजन में, H में 6 का अंतर है। यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो जहां पर कम होते हैं ना, उसको बड़े वाले के बराबर बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो 2 को भी हम 8 बनाएंगे, और 2 को 8 बनाने के लिए हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी? 4 से, क्योंकि 4 दूनी होता है 8। मतलब इस साइड हाइड्रोजन में 4 से गुणा करने की जरूरत है, जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। तो अब जो ना इस साइड भी हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे। अब क्या चीज बची है? अब बचा Fe। यहाँ पर एक Fe है, जबकि यहाँ पर कितने Fe हैं? 3। तो अब हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड जो है, जैसे कि यहाँ पर 3 Fe है और यहाँ पर एक Fe है, तो 1 को 3 बनाएंगे। 1 को 3 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, और 3 से गुणा को वहां करेंगे जहां पर अभिक्रिया में Fe लिखा है। तो अब इधर भी Fe कितने होंगे? 3। तो Fe दोनों साइड 3 है, यहाँ पर भी 3 Fe है और यहाँ पर भी Fe 3 है। हाइड्रोजन दोनों साइड 8-8 है। किस तरह से? 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन दोनों साइड 4-4 है, 4O और यहाँ पर भी O4, ठीक है ना। तो इस तरह से जो ना हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अब इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है Mg + O2 = MgO। ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो देख लेते हैं इसको हम किस तरह से संतुलित कर सकते हैं। तो पहले की तरह जो है ना, हम पहले दोनों साइड के तत्वों की संख्या लिख लेंगे। जैसे कि इधर क्या है? Mg है, और इधर क्या है? O है। Mg कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। अब उधर देख लेते हैं उत्पाद में, यहाँ पर भी Mg और O दोनों हैं। Mg कितने हैं? एक ही तो Mg है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। और ऑक्सीजन कितने हैं? 1, तो ऑक्सीजन भी 1, ठीक है ना। तो Mg तो दोनों साइड में 1-1 है, लेकिन ऑक्सीजन एक साइड 2 है और एक साइड 1 है। मतलब इस अभिक्रिया में सिर्फ ऑक्सीजन ही असंतुलित है, तो उसको हम संतुलित कर लेते हैं। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, तो इसको 2 बनाएंगे। 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं, जहाँ पर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन अब 2 हो चुके हैं, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने पर Mg भी 2 हो गए हैं, जबकि इधर कितने Mg हैं? 1। तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो इधर भी अब Mg कितने हो गए? 2, क्योंकि वहां पर तो पहले से 2 हो गए थे। तो अब दोनों साइड जो है ना, दोनों के दोनों तत्व जो है बराबर बराबर है। तो अब जो ना ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, मींस ये संतुलित हो चुकी है। तीसरा एग्जाम्पल N2 + H2 = NH3, ठीक है ना। दोनों साइड के तत्वों की संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं? 2, जबकि वहां पर नाइट्रोजन कितने हैं? 1। यहाँ पर H कितने हैं? 2, वहां पर H कितने हैं? 3। अंतर देख लेते हैं। 2 और 1 में 1 का अंतर है, और 2 और 3 में भी 1 का अंतर है। तो पहले हम किसी को भी संतुलित कर सकते हैं। तो चलो पहले हम उसे संतुलित कर लेते हैं जो पहले लिखा है। तो पहले क्या है? n। यहाँ पर n कितने हैं? 2, यहाँ पर n कितने हैं? 1। तो 1 को 2 बनाएंगे, और 1 को 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर n तो 2 होगी, लेकिन अब हाइड्रोजन देखते हैं कितने होंगे। तो हाइड्रोजन पहले कितने थे? 3। 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 × 6,
तो इधर 6 हाइड्रोजन हो गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ही है। तो अब हमें इन 2 हाइड्रोजन को 6 बनाना है, तो 2 को 6 बनाने के लिए हम 3 से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। और जब कभी भी इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा ना, एक साइड में 2 और एक साइड में 3, तो हमेशा इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वाले को 3 से और 3 वाले को 2 से, ठीक है ना। तो ये जो है ना सब समीकरणें संतुलित हो गई हैं। पहले तो ये असंतुलित थी, अब ये संतुलित हो चुकी हैं। तो हम इस तरह से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं जो है असंतुलित हो सकती हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया असंतुलित है तो हम उसको संतुलित करेंगे, जिससे कि वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करे, ठीक है ना।